एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने राजस्थान के अंदर जो स्कूल लेक्चरर का पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, उसका सेकंड पार्ट लेके आया हूं। फर्स्ट पार्ट के अंदर जनरल क्वेश्चन होते हैं, सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के 150 क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करने का आज प्रयास करेंगे और ये क्वेश्चन पेपर हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर के तौर पर भी हो सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? टू होम डज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एड्रेस्ड हिज रेजिग्नेशन? तो ये है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो राष्ट्रपति को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, जनजातियों के कल्याण हेतु एक मंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो जनजातियों के कल्याण की जो नियुक्ति की जाती है मिनिस्टर, तो ये है ओडिशा के लिए। ओडिशा के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए एक विशेष विभाग बनाया गया है, तो ये संबंधित है ओडिशा के राज्यपाल के द्वारा। निम्नलिखित में से किस दिनांक को राजस्थान के उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ जयपुर में स्थापित की गई? तो ये राजस्थान का क्वेश्चन है, तो इससे राजस्थान से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है सेकंड, ये बनाई गई थी 8 दिसंबर 1976 के अंदर। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 PESA बनाया गया था? तो ये पंचायत टू एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया, इसका पूरा फुल फॉर्म है। PESA यहाँ पे देख लें, ये मेरा PSC यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो ये बनाया गया था 1996 के अंदर दिलीप सिंह धुरिया कमेटी की सिफारिश के ऊपर। पांचवा क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, भारत में स्थानीय सरकार को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि भारत के अंदर जो स्थानीय सरकार है उनको एक स्थायी दर्जा प्राप्त किया गया है। इसका रीजन देख लेते हैं। भारत में निर्वाचित स्थानीय संस्थाओं के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है। तो ए और आर दोनों को सही है और इसका ए और आर दोनों व्याख्यान, इसका तीसरा सही है। छठा क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने यह विचार दिया कि भारत में लोकतंत्र साधारणतः निर्वाचनों तक ही सीमित हो गया है? तो ये बात करी थी इन्होंने, पार्थ चटर्जी ने बात करी थी कि जो भारत में निर्वाचन है वो सिर्फ निर्वाचन तक ही सीमित हो गया, क्योंकि कोई इसके ऊपर बाद में ना आंदोलन होते हैं ना कोई कार्रवाई की जाती है जनता के लिए। तो इसीलिए इन्होंने बात कही थी। निम्नलिखित में से किस विचारक विद्वान ने मत प्रदान किया कि भारत में लोकतंत्र की दीर्घ जीवितता का कारण यह है कि यहाँ पर वास्तविक रूप में सहवर्तनीय लोकतंत्र की विशेषता है? तो सहवर्तनीय लोकतंत्र का विचार आप जानते हैं कि इन्होंने दिया था, ये लिचफोर्ड ने दिया है सहवर्तनीय लोकतंत्र का विचार। इन्हीं का मानना है कि भारत के जो लोकतंत्र है उसकी दीर्घ जीवितता इस कारण है कि यहाँ पे संवर्तनीय लोकतंत्र विद्यमान है। आठवां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, आजकल राजनीति की बेहतर समझ बहुत सी स्त्रियों को होती है। तो सही बात है, क्योंकि आजकल स्त्री शिक्षा भी जागरूकता हो रही है। तो स्त्री शिक्षा के बढ़ाव के कारण राजनीति के अंदर भी उनकी समझ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। स्त्रियों के आरक्षण के प्रावधान से स्थानीय संस्थानों में स्त्रियों की अच्छी संख्या में मौजूदगी है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी सही है, क्योंकि स्त्री की जो आरक्षण मिल रहा है स्त्रियों को, इसके कारण उनका जो उनका बहुमत है या फिर इनकी जो संख्या है वो भी स्थानीय सरकारों के अंदर बढ़ रही है। तो ये दोनों बातें सही है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या की गई है। निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को उनको कालानुक्रमण करना है। तो आइए देख लेते हैं। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 के अंदर, रूसी क्रांति हुई है 1917 के अंदर, बर्लिन का दीवार का पतन हुआ था 1989 के अंदर, जितना मुझे याद है। तो और ये इसका मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 1979 ऐसे था कुछ इसका ईयर। तो आइए इसको एक बार इसकी मैचिंग देख लेते हैं। तो इसका सबसे पहले जो क्रम है, सबसे पहले रूस का विघटन हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय घटना को कालानुक्रमण करना है हमें। तो इसका सबसे पहले हुआ है रूसी क्रांति हुई सबसे पहले, फिर ये हुआ है क्या बोलते हैं अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप, फिर उसके बाद बर्लिन का दीवार का ढहा गया है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हुआ है सोवियत संघ का विघटन। तो इसका थर्ड आंसर सही है। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, शीत युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसके बारे में हम जानते हैं कौन सा कथन गलत है। कई बार हम क्वेश्चन को ढंग से पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, पूरे टाइम का यूटिलाइज करके ही पेपर को दें। तो इसके अंदर बताना था हमें कौन सा कथन गलत है इसके बारे में, शीत युद्ध के बारे में। तो ये
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मित्र राष्ट्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा था, ये सही बात है। शीत युद्ध, यह महाशक्तियों के बीच वैचारिक टकराव था, ये भी बात सही है। इसने हथियारों की होड़ को शुरू किया, ये भी बात कहीं ना कहीं सही है। तो ये तीनों बात सही है, तो लास्ट को अपने आप ही ऑटोमेटिकली गलती होगा, तो पढ़ लेते हैं एक बार। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का प्रत्यक्ष युद्ध में लिप्त हो गए थे, तो ये प्रत्यक्ष युद्ध नहीं था, ये युद्ध जैसी स्थिति थी। ये युद्ध जैसी स्थिति होकर, लेकिन ये युद्ध नहीं करते थे, इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा गया था। तो इसका चौथा आंसर सही था। संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति किसने कहा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रथम गैर साम्राज्यवादी महाशक्ति कहा था, ये चौथा आंसर है इसका, लॉरेंस एच समर्स ने। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने अमेरिकन नागरिकों सैन्य संकुल गठबंधन कहा? तो ये एक बात कही थी आइजनहावर ने। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आकांक्षों को महाजोड़ कोalition ऑफ विंग्स का संबंध? तो कोalition ऑफ विंग्स का संबंध है इराक के खिलाफ सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान। तो ये विंग्स, कोalition ऑफ विंग्स संबंधित है इराक में सामूहिक संहार के हथियारों की समाप्ति का अभियान था। 14वां क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, संयुक्त राज्य अमेरिका का ऑपरेशन इंड्यूरेंस फ्रीडम, बहुत ज़्यादा ये चर्चित फ्रीडम है ये, तो इसको याद रखें। तो ये संबंधित है जो अलकायदा व तालिबान के शासन के विरुद्ध जो इन्होंने अपना चलाया था ऑपरेशन, इससे संबंधित है ऑपरेशन एंड्यूरेंस फ्रीडम। 15वां क्वेश्चन इस प्रकार है, किसने यह विचार दिया था कि प्रधानता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है? तो ये बात कही है जॉर्ज शवनहर्ज, एक बार आप नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, शॉनबर्गर। तो इन्होंने कही थी ये बात कि प्रधानता अच्छे व्यवहार के साथ साम्राज्यवाद है। निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने इसे पिकासो की अजीब आमूर्तिकृति की तरह फैला हुआ एक जटिल संगठन कहा? तो ये कहा था डैग हैमशॉल्ड ने कहा था ये क्वेश्चन। ये तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कहीं ना कहीं इसका एक लेवल है, क्योंकि ये ऐसा पेपर है जो हमें नौकरी दिलवाता है, तो इसलिए इसके अंदर एक लेवल रखा गया है। और कहीं ना कहीं ये पूछा गया कि कौन किसने क्या कहा, कौन कैसे है, तो ऐसे क्वेश्चन को पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कोई नहीं, इसकी प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करते रहेंगे तो हमें भी आते रहेगा, और हम देखते रहेंगे चीज़ों को, तो हम अच्छी तरीके से इस क्वेश्चनों को कर पाएंगे हल। 17वां क्वेश्चन, कोपेनहेगन मापदंड शब्दावली का संबंध निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन से जुड़ा हुआ है? तो कोपेनहेगन मापदंड जुड़ा हुआ है यूरोपियन यूनियन के साथ। संयुक्त यूरोपियन यूनियन के पास क्या क्या है, क्या पास सामान है? तो हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना था। तो यूरोपियन यूनियन के पास जो है ध्वज है अपना, और राष्ट्रगान भी है, मुद्रा भी है, लेकिन जो संविधान की बात है तो इसका मेरे ख्याल से सेकंड है। तो इसके अंदर जो तो इनके पास संविधान नहीं है अभी पूर्ण रूप से, लेकिन ध्वज है, राष्ट्रगान है और मुद्रा है, ये तीनों चीज़ें उनके पास है। तो इसका आंसर बी सही है, सेकंड। आसियान रीजन फोरम ARF कब स्थापित हुआ? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था UGC नेट के अंदर भी, और इसको अच्छी तरीके से एक बार समझ लें। तो ये ARF जो आसियान रीजनल फोरम था, इसकी स्थापना की गई थी 1994 के अंदर। तो इस क्वेश्चन को याद रखें, और आसियान की स्थापना 1967 के अंदर हुई थी। सन 1967 में आसियान का निर्माण किया गया था, आई है इसके अंदर। तो ये किस घोषणा से किया गया था, क्या था ये? तो इसके अंदर इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। तो ये बैंकॉक घोषणा के कारण आसियान की स्थापना की गई थी। फ्रॉम चाणक्य टू मोदी एवोल्यूशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक थे अर्पणा पांडे जी, और सेकंड इसका आंसर है, अर्पणा पांडे ने ये बुक लिखी थी। 60 वर्षों तक बंद रहने के पश्चात तिब्बत व सिक्किम के बीच पारंपरिक व्यापार का केंद्र नाथुला दर्रा किस वर्ष पुनः खोला गया? तो इस क्वेश्चन को भी याद रखें, क्वेश्चन अभी UGC नेट के अंदर भी पूछा गया था जब ये 2019 का क्वेश्चन आया था। तो ये 2006 के अंदर इसको खोला गया था, 2006 के अंदर नाथुला दर्रे को फिर दोबारा खोल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी नाभिकीय कमान प्राधिकरण से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जिसका सही है, इसकी स्थापना 2003 के अंदर हुई है, ये बात सही है। इसमें राजनीतिक परिषद व कार्यकारिणी परिषद शामिल है। तो इसका A और B दोनों सही है, तो इसका फर्स्ट आंसर ही ऑप्शन ही सही है। भारत ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म किस वर्ष पर हस्ताक्षरित करे? तो ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो ये उस टाइम का जनरल नॉलेज से भी हो सकता है। तो इसका आंसर 2006 था,
कि भारत ने इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सप्रेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म में हस्ताक्षर 2006 के अंदर किए थे। निम्नांकित विद्वानों में से किसने भारत की विदेश नीति के संदर्भ में यह कहा कि निर्विवाद रूप से भारत का भविष्य समुद्र पर निर्भर है? तो ये बात कही थी के.एम. पडिक्कल ने। के.एम. पडिक्कल ने कहा था कि जो भारत की नीति समुद्री जो व्यापार है, ऐसे एशियन पैसिफिक जोन रीजन हो गया, हिंद महासागर हो गया, जिसके अंदर जो गतिविधियां चलती रहती है, इसके अंदर प्रभुत्व के कारण ही जो अभी चाइना का देख रहे हैं हम, जो चलते रहता है उनके साथ विवाद, तो इसी कारण उन्होंने बताया था कि भारत की जो विदेश नीति है वो समुद्र पर निर्भर है। तो ये के.एम. पडिक्कल ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा देश मेकांग गंगा ऑपरेशन का सदस्य नहीं है? तो मेकांग गंगा का तो चाइना नहीं है, भारत है, थाईलैंड और वियतनाम है इससे संबंधित। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को प्राअनुभाविक बताने वाले विचारक, द थिंकर हु क्लासिफाइड द ट्रेडिशन पॉलिटिकल थ्योरी एज अ ट्रांस इंपेरियलिज्म। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट डहल ने, जो कि प्लुरलिस्टिक थिंकर है रॉबर्ट डहल, इन्होंने ट्रांस इंपेरियलिज्म प्राअनुभाविक कहा है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को। ये राजनीतिक पुनरुत्थान की अवधारणा के साथ भी जुड़े हुए हैं और ये एक प्लुरलिस्टिक थिंकर इन्हें कहा जाता है। तो इनके बारे में ये याद रखें, रॉबर्ट डहल के बारे में। राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत परिप्रेक्ष्य की कुछ निश्चित विशेषता होती है, तो इसके बारे में बताते हैं कि क्या है उसकी निश्चित विशेषता परंपरागत में। तो मानकीय तत्व शामिल होते हैं, दार्शनिक उन्मुखीकरण भी होता है, कानूनी संस्थागत पूर्वाग्रह भी होता है, वृहत प्रश्नों पर बल भी दिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन, ये चीजें परंपरागत जो राजनीतिक सिद्धांत है उससे संबंधित है। निम्नांकित विचारों में से कौन सा भाषाई दर्शन से संबंधित संदर्भवाद से नहीं है? तो संदर्भवाद से कौन संबंधित नहीं है उसके बारे में हम बताना था। तो क्विंटन स्किनर आप जानते हैं, विक भी है और पिकाक भी है, और जो लॉर्ड विटगेस्टिन है ये संबंधित है। उन्होंने व्यवस्थावादी सिद्धांत के ऊपर काम किया है और ये बायोलॉजी से संबंधित भी हैं। निम्नांकित में से विचारकों को कौन सा युग्म राजनीतिक सिद्धांत के पतन के विचार के साथ नकारता है? तो हमें बताना है कि कौन सा जो विचारक हैं ये राजनीतिक पतन के विचार को नकारते हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना। तो इसका आंसर है इजिया बर्लिन और लोए स्ट्रॉस। इनको राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थानवादी भी कहा जाता है इन दोनों को, जिन्होंने इजिया बर्लिन ने अपनी जो बुक लिखी थी 4 एसेज ऑन लिबर्टी, जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि अभी भी सिद्धांत की बहुत ज़्यादा प्रासंगिकता है। लियो स्ट्रॉस भी लिखते हैं इसके ऊपर लेख, तो इनके कारण ही राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान होता है। इतिहास का अंत जैसे मानव जाति के वैचारिक उद्विकास का चरम बिंदु है तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना इसका अंतिम रूप है, यह कथन किसका है? तो इतिहास के अंत के साथ आप जानते हैं फ्रांसिस फुकुयामा जुड़े हुए हैं। द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, इनकी जो पुस्तक थी फ्रांसिस फुकुयामा की, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। तो इसी के अंदर इन्होंने बताया था कि जो इतिहास का अंत है जैसे मानव जातियों के वैचारिक उद्विकास का चरम बिंदु तथा पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण एवं मानव सरकार की स्थापना का अंतिम रूप है। तो इन्होंने बताया था कि इतिहास का अब अंत हो चुका है यूएसएसआर के पतन के साथ ही, और जो विश्व पटल पे जो लोकतंत्र की सार्वभौमिक है, पश्चिमी उदार लोकतंत्र यानी वेस्टर्न लिबरल जो डेमोक्रेसी है उसका उभार हो चुका है विश्व पटल के ऊपर। ये बात इन्होंने कही थी फ्रांसिस फुकुयामा ने। 32वां क्वेश्चन जो किस प्रकार है, राजनीतिक विज्ञान के विज्ञान तत्व के संदर्भ में यह कहा जाता है। तो इसके संदर्भ में क्या कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में, तो ये बताना था इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये है कुल मिलाकर राजनीतिक विज्ञान सामान्य तौर पर स्वीकार्य अवधारणाओं की शब्दावली विकसित करने में असफल हो गया है। तो ये तो है ही नहीं, असफल क्यों होगा वो, तो ये तो है ही नहीं। वैज्ञानिक व्याख्याओं में राजनीतिक घटनाओं की जटिलता आड़े आ जाती है। तो कहीं ना कहीं सही बात है कि व्याख्या करते समय राजनीतिक घटनाओं की जटिलता सामने आ जाती है। तो इसका आंसर सही है, देख लेते हैं एक बार। ए मिथ्या है और सेकंड सही है, तो इसका सेकंड आंसर सही है। राज्य की व्याख्या शक्ति व्यवस्था के रूप में किसने की? तो राज्य की जो शक्ति व्याख्या के रूप में जो व्याख्या करी है वो मैकियावेली ने करी है। द प्रिंस के अंदर उन्होंने बताया था कि राज्य को कैसा होना चाहिए, और मैकियावेली की जो पुस्तक है उसको याद रखें, द प्रिंस के अंदर उन्होंने बताया था राज्य के बारे में। 34वां क्वेश्चन है किस प्रकार है, निम्नांकित विचारों में से किस विचारक ने राज्य को एक नैतिक विचार और मानवीय आजादी की उच्चतम अभिव्यक्ति के रूप में देखा? तो ये बात करी है फेडरिक हीगल ने, और ये राज्य के बहुत बड़े पक्षधर विचारक माने जाते हैं, और राज्य को उन्होंने नैतिक विचार के रूप में देखा। और इन्होंने हीगल ने ये बात भी कही थी कि जो राज्य है वो
वो ईश्वर का अवतरण है पृथ्वी के ऊपर, तो राज्य के बहुत बड़े पक्षधर थे। जर्मी बेंथम को आप याद रखें, यूटिलिटेरियन से। लॉक ने जो बताया है कि वो ये अनुभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो ये सभी चीज़ें थी। 35वां क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। राजा के कार्यों के विषय में व्यक्तिवादियों का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? तो राज्य के बारे में बताना है कि ये राज्य के कार्य विषय में व्यक्तिवाद का पक्ष किस वैज्ञानिक विचार से प्रभावित है? तो ये है योग्यता की विजय, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का विचार जो दिया था वो डॉवेन रॉर्किन ने दिया था, और ये संबंधित है वैज्ञानिक विचार संबंधित योग्यता की विजय यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। यहाँ पे है इंग्लिश में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? तो राज्य का जो समाजवादी सिद्धांत है वो राज्य को एक अच्छाई, एक सकारात्मक अच्छाई के तौर पे मानता है, एक पॉजिटिव गुड के तौर पे राज्य को मानता है, क्योंकि ये राज्य के अंदर समानता स्थापित करने की बात करता है, राज्य के द्वारा ही सभी कार्य को करने की बातें करता है, तो ये राज्य को एक आवश्यक अच्छाई के तौर पर देखता है। जैसे ही हम ऑस्टिन की रूखी व वैधानिक धारणाओं से दूर जाते हैं वैसे ही हम भ्रम में पड़ जाते हैं। तो ये बात किसने कही है? ज़्यादातर क्वेश्चनों को देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर कि इसके अंदर ज़्यादा क्वेश्चन किसने क्या कहा है, क्यों कहा है, ऐसे क्वेश्चन याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं, तो पता नहीं कैसे लेवल का क्वेश्चन है, तो आप भी देख लें। इसका आंसर था लीकॉक। निम्नलिखित में से किस विद्वान विचारक ने द्विसदनात्मक व्यवस्था को सार्वजनिक विमर्श के लिए सतत यंत्र कहा है? तो ये कहा है जेम्स ब्राइज ने। जेम्स ब्राइज ने कहा है कि जो राजनीति है द्विसदनात्मक व्यवस्थावादी का सार्वजनिक विमर्श के लिए सशक्त यंत्र है, तो ये बात करिए जेम्स ब्राइज ने। तो आरपीएससी का एग्जाम अभी 3-4 दिन में होने ही वाला है, तो इसलिए मैं इस सीरीज को लेके आया हूँ, तो देख लें आप भी अगर अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहे हैं। 39 क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी संक्षिप्त कृति लेजिस्लेचर के विधायिका के पतन का उल्लेख किया है? तो ये उल्लेख किया है केसी वियर ने। केसी वियर ने विधायिका के पतन का विचार दिया है। विधायिका के उस सदनों के सही समूह को पहचानिए। तो उस सदन है उसके समूह का हमें पहचानना है। तो सबसे पहले राज्यसभा भी उस सदन है, एक राज्यसभा भी है और पार्षद परिषद, ये तीनों जो सभाएं हैं ये कहीं ना कहीं उस सभा है। तो ये इसका क्रम इस प्रकार है। संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश। तो संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव विधायिका द्वारा करने वाला देश हमें बताना है। तो ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के अंदर एक प्लूरलिस्ट व्यवस्था है जिसके अंदर जो 7 कार्यपालक को चुना जाता है, एग्जीक्यूटिव को, और वही राज्य करते हैं, इन्हीं के द्वारा शासन व्यवस्था का निर्वाह किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड इसका सही आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है कि ये विचारक किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका जो मिलान है वो इस प्रकार है। सिमोर चैम्बर जुड़े हुए तर्कवादी बुद्धिवाद के साथ, रीजनेबल डेमोक्रेसी के साथ ये जुड़े हुए हैं सिमोर चैम्बर, और आइरिस मैरिन यंग जुड़े हुए हैं संचारी लोकतंत्र के साथ, कम्युनिकेशन डेमोक्रेसी के साथ जुड़े हैं आइरिस मॉरिसन यंग। जॉन डाइजैक जुड़े हुए हैं विमर्शी लोकतंत्र के साथ, और जो फिलिप पैटिट है वो जुड़े हुए हैं संघर्षवादी लोकतंत्र के साथ। डिलिबरेटिव के याद रखें, पूछा भी गया क्वेश्चन। जॉन डाइजैक जुड़े हुए हैं डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी के साथ। 43वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अन्य किसी भी शासन प्रणाली की अपेक्षा लोकतंत्र एक उच्चतम व उच्च कोटि के राष्ट्रीय चरित्र का विकास करता है। तो ये बात करी है जेएस मिल ने। ये जेएस मिल लोकतंत्र के बहुत बड़े समर्थक थे, और इन्होंने इसकी बात करी कि जो लोकतंत्र है वो एक उच्च कोटि का शासन होता है। संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं का सही समूह है। तो इसके अंदर बताना है कि संघीय शासन व्यवस्था के अंदर क्या सही है। तो अनेक सरकारें होती हैं इसके अंदर, संघीय सरकार के अंदर, क्योंकि इसके अंदर देखते हैं हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय बॉडी भी होती हैं, लिखित संविधान होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। तो संघीय शासन व्यवस्था के अंदर ये सभी व्यवस्था पाई जाती है। इसका पहला आंसर सही है। लोकस एंड टैगेपेरा सूचकांक संबंधित है। तो लोकस एवं टैगेपेरा जो सूचकांक है वो संबंधित है राजनीतिक दलों के कार्यों से। तो राजनीतिक दलों के जो कार्यों से संबंधित होता है लाकोसो एवं टैगेपेरा सूचकांक। तो आप देख रहे हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों को संगठनिक भागीदारी की गैर नियोजिता संस्था मानता है? तो ये थोड़े कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको करते रहेंगे और प्रैक्टिस से ही ऐसे जो कठिन क्वेश्चन है हमारे अपने आप हमें याद होते जाएंगे और हम अच्छे आसानी तरीके से इसको कर लेंगे। तो
इसका आंसर था कि इसका आंसर एन होपकोब है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक राजनीतिक दलों को संगठित भागीदारी एवं गैर नियोजित संस्था कहता है? तो ये कहा है होलकोब ने। लिपसेट एवं रोकन द्वारा दिया गया राजनीतिक दलों का मॉडल किस क्षेत्र में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति पर आधारित है? तो ये है पश्चिमी यूरोप के सिद्धांत के ऊपर ये आधारित है। हिटलर के तूफानी दस्ते व माओ के लाल रक्षक दुर्वर्जर के राजनीतिक दलों के संगठन की व्याख्या के अनुसार किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका ये मिलिशिया में आते हैं। ये क्या हिटलर के तूफानी दस्ते व माओ के लाल रक्षक दुर्वर्जर के मिलिशिया में आते हैं। ये दबाव समूह को गैर सरकारी संगठन, दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहने वाले विचारक, तो इसका आंसर है थार्सिन एवं रिचर्ड लैम्पर्ट ने ये बात करी है कि जो गैर सरकारी शासन होते हैं वो दबाव समूह को। शब्दावली उद्धव झूठ नोवेल लाइक से संबंधित है? नोवेल लाइक संबंधित है प्लेटो से। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से देख ले। उद्धव झूठ यानी नोवेल लाइक जुड़ा हुआ है प्लेटो के साथ। ये क्वेश्चन कई ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि ये शब्दावली उद्धव झूठ किसके साथ संबंधित है? तो ये नोवेल लाइक जुड़ी हुई है प्लेटो के साथ। 51 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, अरस्तु ने राज्य को एक समुदाय के रूप में दिया है। तो ये इसने अरस्तु ने जो बताया राज्य को समुदाय को, तो ये किस रूप में बताया है? तो उन्होंने काइनोनिया बताया है। इन्होंने राज्य को एक समुदाय के रूप में काइनोनिया इन्होंने बताया है अरस्तु ने। कौटिल्य के अनुसार द्रौमुख, कौटिल्य के अनुसार द्रौमुख किससे क्या है? तो हमें बताना है कौटिल्य के अनुसार द्रौमुख क्या है। तो उन्होंने बताया 400 गांव का मुख्यालय ये कराएगा द्रौमुख, द्रौमुख कहलाएगा 400 गांवों का मुख्यालय। कौटिल्य के अनुसार सीताध्यक्ष का क्या कार्य है? तो सीताध्यक्ष का क्या कार्य है कौटिल्य के अनुसार? तो उन्होंने बताया था कृषि संबंधित गतिविधियों का प्रभारी जो होगा वो होगा सीताध्यक्ष। निम्नांकित में से किसने यह व्यक्त किया कि मैकावली को केवल बुराई के शिक्षक के रूप में चित्रित किया जा सकता है? तो ये बात करी थी लियो स्ट्रॉयस ने मैकावली को टीचर ऑफ इविल कहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉब्स के विचारों के संदर्भ में दिए गए कथनों का ध्यान से पढ़िए। तो हॉब्स ने राज्य को हॉब्स के विचारों में तो क्या चीज़ है तो उसको हमें बताना था इसके अंदर। तो देख लेते हैं इसको। तो राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताया हॉब्स ने, सही बात है क्योंकि वो समझौतावादी सिद्धांतकारी थे। तो राज्य यानी कृत्रिम संस्था, तो प्रैक्टिकल संस्था तो नहीं होगा। और उसका दर्शन भौतिक शास्त्र से प्रभावित था। तो ये सही बात है, मैटेरियलिस्टिक थिंकर थे और शक्ति को बढ़ावा देने के लिए और इंसान को शूद्र, एकाकी और स्वार्थी कहते थे। मनुष्य को मानव को वस्तु आकर्षित करती है विकर्षित नहीं। तो ये बात तो नहीं कही है उन्होंने। तो पहला और तीसरा इसका सही है। निम्नांकित में से किस विचारक ने यह तर्क दिया है कि जॉन लॉक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायक का समर्थक है? तो जॉन लॉक बुर्जुआ वर्ग के अधिनायक वर्ग का समर्थक है, यह बात की है सीवी मैक्सफर्सन ने। सीवी मैक्सफर्सन ने बात की है जो लॉक है डिक्टेटरशिप ऑफ द बुर्जुआज। 57 क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस लेखक ने रूसों के चिंतन को पूंजीवाद और पूंजीवादी समाज के वितरण का प्रयास बताया है? तो 57वें क्वेश्चन का आंसर है लुसियो कोलाटी। लुइस कोलाटी को रूसों के चिंतन को पूंजीवादी विचार का प्रयास बताया है। निम्नांकित में से किसने प्राकृतिक अधिकार की आलोचना करते हुए उन्हें अराजक भ्रम कहा? तो प्राकृतिक अधिकार को अराजक भ्रम किसने बताया था? वो बताया था बेंथम ने। नॉनसेंस ऑफ सिल्थ ऐसे उन्होंने कुछ कहा था प्राकृतिक अधिकार को। तो नॉनसेंस ऑफ सिल्थ भी याद रखें। इन्होंने कहा है प्राकृतिक अधिकार को अराजक भ्रम, जिसको ये इन्होंने कहा है एनार्कियल फैलेसीज। निम्नांकित में कौन सी पुस्तक जे.एस. मिल द्वारा लिखी गई है? तो जे.एस. मिल द्वारा जो बुकें लिखी गई हैं उसके अंदर है द लिबर्टी ऑफ वुमेन। ये यूटिलिटेरियन सोसाइटी, एक बार आप चेक कर लें, मेरे को इसका कंफर्म नहीं लग रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय जे.एस. मिल। तो इसके अंदर बताना था हमें विच बुक इज रिटन बाय। तो ये बुक लिखी है द लिबर्टी ऑफ वुमेन, ऑन सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी बुक थी, लिबर्टी ऑफ वुमेन थी। और ये स्वतंत्रता से जुड़े बहुत बड़े थिंकर माने जाते हैं। इसका तीसरा आंसर सही है। निम्नांकित में से कौन यह दावा करता है कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी गलत था? तो ये बात करी है कॉल पॉपर ने। कॉल पॉपर को फॉल्सिफिकेशन थ्योरी के साथ जोड़ा जाता है
और फॉल्सिफिकेशन थ्योरी में इन्होंने हीगल प्लेटो और हीगल की बुराई करी है इन्होंने खूब। और इन्होंने ये भी बात की है कि कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद न केवल समाज के बारे में गलत था बल्कि विज्ञान के बारे में भी ये गलत था। तो ये बात करते हैं कॉल पापर। 61वां क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत के नामांकित नेताओं में से कौन सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी एंड लेबर पार्टी के सदस्य रहे थे? तो ये रहे थे दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी रहे थे मेंबर ऑफ द सेकेंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सोशलिस्ट एंड लेबर पार्टीज के मेंबर, और ये इंग्लैंड के अंदर जीते भी थे चुनाव। द लाइफ ऑफ डिवाइन, तो द लाइफ ऑफ डिवाइन के साथ जुड़े हुए हैं अरविंदो। अरविंदो को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लें आप, क्योंकि इनके ऊपर आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट और जितने भी एग्जाम पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड हो रहे हैं उसके अंदर। निम्नांकित में प्लेटो की किस पुस्तक को महात्मा द्वारा गुजराती में अनुवाद किया गया था? तो ये किया गया था एपोलॉजी का। एपोलॉजी जो उनकी बुक थी उसका सत्यवीर की वीर कथा के रूप में गांधी जी द्वारा इसका अनुवाद किया गया था। नेहरू ने स्वयं पर जिन व्यक्तियों का सर्वाधिक प्रभाव स्वीकार किया वह समूह पहचानिए। तो इनका जो ये था, इन्होंने मोतीलाल नेहरू का प्रभाव था, गांधी जी का प्रभाव था और रविंद्रनाथ टैगोर का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। जाति प्रथा उन्मूलन एनिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक में अंबेडकर ने आज प्रथा से मुक्ति की सभी संभव मानी है। तो क्या माना है उन्होंने, इसके बारे में बताना था कि आज प्रथा के उन्मूलन के लिए। तो इसका आंसर है, तो ये क्वेश्चन है उस टाइम ड्रॉप कर दिया गया था, तो इसको आप अगर आपको पता है तो जितना मुझे पता था इस क्वेश्चन को हम एक बार कर लेते हैं। इसके अंदर अंतर्जातीय विवाह की उन्होंने बात करी थी, अंतर्जातीय खान पीने की बात करी थी और ऐसा, और ये समान शिक्षा व्यवस्था की बात करी थी। लेकिन जो शासन में तो इसके कारण ये शासन में व्यवस्था की भागीदारी की बात करती है, लेकिन इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होने के कारण इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था, क्योंकि इसके अंदर समान व्यवस्था की भी बात करते हैं और समान भागीदारी की भी बात करते हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया था उस समय। चौखंबा राज्य के सिद्धांत को किसने समर्थन दिया? तो चौखंबा राज्य को सिद्धांत को समर्थन दिया था डॉक्टर R.M. लोहिया द्वारा, इसको समर्थन किया गया था। खाम का गठबंधन निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो खाम संबंधित था गुजरात के अंदर कुछ पार्टियों ने अपना जो वोट बैंक के लिए जो ये गठबंधन किया था, तो इसे खाम कहा जाता है। गरीबी हटाओ 68 क्वेश्चन, गरीबी हटाओ भारत के किस लोकसभा निर्वाचन का प्रमुख नारा था? तो ये इसका था 1971 के अंदर ये नारा दिया गया था। दलित पैंथर आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, तो दलित पैंथर जो आंदोलन हुआ था वो सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर इसका आरंभ किया गया था, दलित पैंथर आंदोलन का। 70 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, इसको हमें सम्मिलित करना था, एक को दो से सम्मिलित करना था। तो कौन सी पार्टी किस वर्ष के अंदर स्थापना हुई है, तो और कौन सी पार्टी का रिलेशन किससे है, तो इसको हमें इसके माध्यम से मेल करना। तो आइए देख लेते हैं। तो डीएमके की स्थापना हुई है 1949 के अंदर, AIDMK की स्थापना हुई 1972 के अंदर, तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई है 1982 के अंदर, असम गण परिषद की स्थापना हुई है 1985 के अंदर। तो इसका मेल इस प्रकार था, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। इसको भी मेल करना था कि कौन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आइए इसको भी देख लेते हैं एक बार। तो M.N. डंगे जुड़े हुए थे सोशलिस्ट प्रजा पार्टी के साथ, SP मुखर्जी जुड़े हुए हैं भारतीय जनसंघ के साथ, और जो मीनू मसानी जुड़े हुए हैं स्वतंत्र पार्टी के साथ, अशोक मेहता जुड़े हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ। तो इसका इस प्रकार से मेल था। निम्नांकित में से भारत के किस राज्य में प्रथम बार संयुक्त विधायक दल गठबंधन की सरकार की स्थापना हुई? तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश के अंदर, इसकी स्थापना संयुक्त विधायक दल की सरकार के गठबंधन की। निम्नांकित में से कौन सा असत्य है? तो इसमें असत्य कौन सा हमें बताना था, माफ कीजिएगा। तो 73वां क्वेश्चन का आंसर जो है, इसके अंदर चिपको आंदोलन शराबखोरी का विरोध आंदोलन था। तो चिपको आंदोलन के बारे में सही नहीं है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था, तो इसके बारे में यही गलत था। 74 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, निम्नांकित में से किस लेखक का भारत के बारे में यह विचार है कि संविधान इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें किस दिशा की तरफ चलना है, परंतु सामाजिक संरचना यह तय करेगी कि हम कितनी दूर और किस गति से आगे बढ़ने में सक्षम हैं। तो ये बात करी है आंद्रे बेताई ने। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत, तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ये हुई है राजस्थान के अंदर सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत। तो मैं 75 क्वेश्चन इसके अंदर भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ कुछ कमी रहेगी तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। मैं जितना भी क्वेश्चन का पेपर कर पाया हूँ अभी तक, तो मुझे तो काफ़ी डिफिकल्ट लगा ये क्वेश्चन पेपर। आपको कैसा लगा और आपको आप बता सकते हैं आपको कितना डिफिकल्ट लगा और मेरे को इसकी सेकंड सीरीज लेके आनी चाहिए या नहीं लेके आनी चाहिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।